अगर आपको अंदाजा लगाना होता तो आप कहते कि पूरी दुनिया में कितने अस्पताल थे। ये देखते हुए कि धरती पर 7.7 अरब से ज्यादा लोग हैं, आप कुछ बढ़िया सोच रहे होंगे, जैसे 5 लाख या 7.5 लाख, शायद 1 लाख भी। मुझे पता है, मैं था, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार ये अंदाजा लगाया गया है कि वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 1 लाख अस्पताल ही काम कर रहे हैं, जबकि ये बहुत ज्यादा नहीं है। उनमें से हर एक से प्रदान की जाने वाली देखभाल का लेवल उस देश के आधार पर बेतहाशा अलग होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस देश में हैं और वो किस स्वास्थ्य सेवा सिस्टम पर निर्भर है। उनके द्वारा परोसे जाने वाले भोजन से लेकर ऑपरेशन की लागत तक ये समय दुनिया भर के अलग अलग अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल स्टैंडर्ड की तुलना करने का है। आधार लागत। अब तो जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं है यार, और ये विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा के मामले में सच है। यहाँ तक कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर के मामले में भी, जहाँ हर किसी को चिकित्सा तक पहुँचना है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो करों, अनिवार्य बीमा या इसी तरह की पहल के माध्यम से वित्त पोषित है, जो लोगों की जेब से बाहर नहीं निकलती है, लेकिन वे निजी स्वास्थ्य बीमा का भी समर्थन कर सकते हैं ताकि वे अधिक आरामदायक चिकित्सा अनुभवों के लिए अधिक भुगतान करने का चुनाव कर सकते हैं। इन देशों में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, लगभग सभी दक्षिण अमेरिकी और यूरोपीय, ब्रिटेन, चीन और आप विश्वास करें या ना करें उत्तर कोरिया, कुछ ही नाम शामिल हैं। एक पूरी धरती पर फैला हुआ स्वास्थ्य प्रणाली के बिना देश आमतौर पर बीमा आधारित ऑपरेटर पर भरोसा करते हैं, जहां निजी स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं, जो उनकी नौकरियों या सरकार के माध्यम से भी प्रदान किया जा सकता है। यदि नहीं, तो आमतौर पर आपके पास अग्रिम भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इस पद्धति पर भरोसा करने वाले देशों में इंडोनेशिया, थाईलैंड, अफगानिस्तान, सूरीनाम और सबसे मशहूर संयुक्त राज्य शामिल है, एकमात्र धनी औद्योगिक राष्ट्र जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा का उपयोग नहीं करता। यूनिवर्सल हेल्थ केयर के अमल करने के खिलाफ मुख्य तर्क यह है कि अस्वास्थ्यकर लोगों की चिकित्सा देखभाल के लिए अनिवार्य रूप से स्वस्थ लोगों को भुगतान करने की जरूरत होगी। जाहिर है, ये जाति पसंद है और जाति जिम्मेदारी के अमेरिकी मूल्यों के खिलाफ जाता है। जैसे अमेरिका में एक व्यक्ति औसतन स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रतिवर्ष $7,470 चुकाता है। कनाडा में सरकार प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष स्वास्थ्य देखभाल पर लगभग $3,450 खर्च करती है। यूके में लगभग $3,240 है। जापान में लगभग $3,600 है। असल में किसी भी अन्य यूनिवर्सल हेल्थ केयर अधीन राष्ट्र के पास संगठित राज्य अमेरिका के खर्च के लिए जर्मनी आता है केवल $5,055 से ज्यादा, जो अभी भी 1/3 कम है। तो ठीक है भाई, देखते हैं जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो ये आपके कितने काम आता है और आपको क्या खरीद कर देता है। कमरे और शर्तें। अब अलग अलग तरीकों से स्वास्थ्य सेवा को वित्त पोषित करने पर विचार करते हुए अस्पताल के कमरों और संसाधनों की हालत दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बहुत ही अलग हो सकती है। सिएरा लियोन में अब अमेरिका की तरह स्वास्थ्य सेवा तो मुफ्त में मिलती नहीं है और इस वजह से तो पूरी इंडस्ट्री भी बदनाम है। 2014 की एबोला महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं कि इसे मदद करने और ज्यादा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बाहरी स्वयंसेवकों की जरूरत थी। हालांकि अच्छी तरह से वित्त पोषित अस्पतालों में से एक कनॉट अस्पताल में संसाधनों की कमी अभी भी साफ है। यहाँ के सभी वार्ड सांप्रदायिक हैं, जिससे कि हर एक में 50 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए तैयार कर रहे होते हैं। हालांकि ये नियमित रूप से भीड़भाड़ वाला है। सीमित उपकरण, बुनियादी दवाएं और यहाँ तक कि डॉक्टर भी सिर्फ एक पूर्णकालिक डॉक्टर को गहन देखभाल वार्ड में सौंपा गया है, जिसके लिए रोगी को अग्रिम भुगतान करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि वार्डों में मुफ्त में बहुत कुछ है। हालांकि मच्छरदानी रोगियों को मलेरिया होने से बचाने में मदद करती है, जबकि वे प्रवण होते हैं। उत्तर कोरिया में भी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं। हालांकि देश एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली होने का दावा करता है। गवाहों की गवाही तो एक अलग ही तस्वीर पेश करती है भाई। इस सैन्यवादी तानाशाही से दल बदलुओं का दावा है कि मुफ्त स्वास्थ्य सेवा नीति केवल प्योंगयांग में रहने वाले ऊपरी वर्गों पर लागू होती है। ज्यादातर उत्तरी कोरियाई नागरिकों को सिएरा लियोन की तरह चिकित्सा प्रक्रिया के साथ साथ आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और दवाओं के लिए भुगतान करना पड़ता है। वैसे और भी बदतर बनाने के लिए वे रिपोर्ट करते हैं कि ज्यादातर अस्पतालों में तो काफी सुविधाएं भी नहीं है। ये माना जाता है कि कोविड महामारी के बाद से, जिसने लगभग सभी व्यापार बंद कर दिए थे, स्वास्थ्य संबंधी खर्च भी और कम हो गया है। वर्तमान में ज्ञात नहीं है कि चिकित्सा प्रणाली की स्थिति क्या है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 25 मिलियन की आबादी के बहुमत के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। जापान में समुद्र के ऊपर अगर वे कोशिश करते हैं तो चीजें ज्यादा अलग नहीं हो सकती। सरकार और नियोक्ता अधिकांश चिकित्सा लागतों का भुगतान करते हैं, जबकि रोगी 30% तक का भुगतान करते हैं। सभी जापानी निवासियों के लिए कानून द्वारा स्वास्थ्य बीमा होना जरूरी है। हालांकि सभी चिकित्सा शुल्क सरकार द्वारा उन्हें वहन करने योग्य बनाने के लिए कड़ाई से विनियमित किए जाते हैं। कोई भी गरीब व्यक्ति जो बीमा का खर्च वहन करने के काबिल नहीं है, उसका टैक्स सरकार द्वारा उठाया जाता है। इस कानून के लिए धन्यवाद। जापानी नागरिक अपने अमेरिकी समकक्षों की तुलना में औसतन 3 गुना अधिक डॉक्टरों के पास जाते हैं, और ये देखना मुश्किल नहीं है क्योंकि इस तरह के निजी कमरे टोक्यो विश्वविद्यालय में 1600 वर्ग फुट से अधिक आकार के हैं। इनमें 3 टीवी, एक कॉम्पैक्ट किचन, 2 शौचालय और एक पूरा ड्राइंग रूम है। कीमत
2,31,000 येन प्रतिदिन। हालांकि सिर्फ 30% का भुगतान करने का मतलब है कि ये एक दिन में केवल 69,300 येन है, जो कि $530 से थोड़ा ज्यादा है। ये बहुत महंगा लगता है, लेकिन ये सिर्फ हिमशैल का सिरा है। कुछ समय पहले तक टोक्यो के मिचुगुची अस्पताल तकनीकी रूप से एक स्त्री रोग क्लिनिक ने गर्भवती महिलाओं को एक लग्जरी कमरे में जन्म देने का अवसर प्रदान किया था, जो बेहतरीन साज सज्जा और विलासिता की सारी चीजों से सजा हुआ था। नई माताओं को खुशी का बंडल देने के लिए एक सेलिब्रेशन डिनर और दोपहर की चाय दी जाएगी। कीमत सिर्फ $75,000 प्रति रात। चांदी का चम्मच तो भूल जाइए, उन बच्चे के जन्म उनके मुंह में चांदी के पूरे बर्तन के साथ हुआ होगा भाई। दुबई में केवल एक प्रकार की विलासिता काफी नहीं है। अपने सबसे शानदार अस्पताल के 2 उच्च अंत निजी प्रकार के कमरे वीआईपी और रॉयल पेश कर सकते हैं। सिटी अस्पताल में वीआईपी कमरे उदाहरण के लिए चिकित्सा बिस्तरों के आसपास केंद्रित लग्जरी अपार्टमेंट की तरह दिखते हैं। कई टीवी, ओक, विनियर पैनल और अत्याधुनिक तकनीक सभी बटुए को खत्म करने के लिए 9,300 अमीराती दिरहम, लगभग $2,500 प्रति रात। हालांकि उसी अस्पताल में निजी प्रवेश द्वार, निकास और 3800 वर्ग फुट के शाही स्वीट को खरीदा नहीं जा सकता। रिपोर्ट्स के अनुसार ये केवल देश के शासक परिवारों के सदस्यों के लिए उपलब्ध है। अब इसे ही आप एक्सक्लूसिव रूम कह सकते हैं मेरे भाई। तो अमेरिका कैसे मापता है? खैर, देश में दुनिया को सबसे उच्च तकनीक वाले अस्पताल हैं, जैसे कैंसर परमानेंट स्टे, सैन डिएगो मेडिकल सेंटर। यहाँ के निजी कमरे आधुनिक और साफ सुथरे हैं, जबकि अस्पताल अपने आप में दुनिया की सबसे उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकी और उच्च प्रशिक्षित कर्मचारियों का घर है। तो यहाँ कितना रहना है? खैर, लागत रोगी के निदान पर निर्भर करती है, लेकिन यहाँ एक निजी कमरा $4,400 प्रति रात से शुरू होता है, जो कि $6,000 तक बढ़ सकता है। हालांकि इन लागतों को एक तिहाई कम किया जा सकता है यदि वे नगद भुगतान करते हैं और वो सिर्फ कमरे के लिए, कोई चिकित्सा सेवा शामिल नहीं है। परिप्रेक्ष्य के लिए यहाँ तक कि सबसे सस्ता निजी कमरा विकल्प रिट्ज कार्ल्टन होटल में एक रात की तुलना में करीब $1,000 अधिक महंगा है। उस कीमत के लिए मैं वास्तव में आशा करता हूँ कि कैंसर परमानेंट 5 सितारा सेवा प्रदान करता है। हालांकि आप जानते हैं कि एक पैसा खर्च नहीं होता है नीचे लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाने में। और अगर आपके पास स्वास्थ्य देखभाल की कहानी तो मुझे टिप्पणियों में बताएं। सब कुछ कर दिया? बढ़िया। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और तुलना करते हैं कि क्या है चाइल्ड बर्थ। तो आपके दिमाग में स्थापित आधार लागत सिस्टम के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि इनमें से कुछ देशों में अस्पताल में बच्चे को जन्म लेने में कितना खर्च आता है? आइए यूके से शुरू करते हैं। एक ऐसा देश जो अपने NHS या राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा पर बहुत गर्व करता है। यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा किसी भी सार्वजनिक अस्पताल की आवश्यकता की लागत को कवर करती है, इसलिए सार्वजनिक अस्पताल में बच्चे को जन्म देना पूरी तरह से मुफ्त है। मात्र मृत्यु दर के साथ NHS द्वारा प्रदान की जाने वाली देखभाल का स्तर भी काफी ज्यादा है, जो कि जीवित जन्मों की संख्या के बारे में नई की मृत्यु का रेशियो है। वर्तमान में प्रति 1 लाख जन्मों पर सिर्फ 9 है। यदि एक भावी मां निर्णय लेती है कि वो एक पर्सनल अस्पताल में जन्म देना चाहती है, हालांकि व्यक्तिगत देखभाल, कम प्रतीक्षा समय और होटल शैली की सेवा के लिए लागत अचानक €5850 के औसत तक बढ़ जाती है, लगभग $7160 प्रति रात। और इनमें एनेस्थेसिस्ट और प्रसूति विशेषज्ञ जैसे कर्मचारियों के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क शामिल नहीं है। चीन के भी हालात कुछ ऐसे हैं, जहाँ सार्वजनिक अस्पताल में जन्म देने की कीमत आमतौर पर राज्य बीमा द्वारा कवर की जाती है। हालांकि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में संसाधन तंग है और कई गर्भवती माताएं पर्सनल क्लिनिकों की ओर रुख कर रही हैं, जो कि 1 लाख युआन, लगभग $1570 से ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। हालांकि मात्र मृत्यु दर अनुपात के संदर्भ में ये वर्तमान में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 18 मौतों पर बैठता है, जो ब्रिटेन की तुलना में 2 गुना है। सऊदी अरब में तो ये एक समान सौदा है। सार्वजनिक अस्पताल सऊदी नागरिकों के लिए स्वतंत्र है, लेकिन विदेशियों या प्रवासियों को बीमा की आवश्यकता होती है यदि वे देश में जन्म देने की योजना बनाते हैं। अन्यथा उन्हें 5,000 से अधिक सऊदी रियाल, कुछ $1,300 के आउट ऑफ पॉकेट डिलीवरी शुल्क का सामना करना पड़ सकता है। ये एक सार्वजनिक अस्पताल के लिए थोड़ा सा महंगा लग सकता है, लेकिन सऊदी अरब प्रति 1 लाख जीवित जन्मों में सिर्फ 7 के प्रभावशाली रूप से कम मात्र मृत्यु की दर का दावा करता है। और इस देश में निर्धारित मानदंडों के लिए धन्यवाद। कुछ बीमा करता बच्चियों के कान छिदवाने जैसे खर्चों को कवर करने की पेशकश करेंगे। स्वीट फ्री बेबी ब्लिंग। ठीक है, तो अमेरिका कैसे मापता है? खैर, एक बच्चा पैदा करने की औसत लागत लगभग $10,800 से शुरू होती है और आशाजनक रूप से ये बिना किसी जटिलता के और बीमा के साथ है। हालांकि संबंधित अस्पताल के आधार पर कीमतें बेतहाशा भिन्न हो सकती हैं, क्योंकि ये अस्पताल हैं जो कीमतों को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली देखभाल पर निर्धारित करते हैं। बीमा के साथ सबसे सस्ती डिलीवरी अल्बामा में मिल सकती है, जिसकी स्वाभाविक रूप से डिलीवरी करने में लगभग $5,230 का खर्च आता है। यदि आपके पास बीमा नहीं है तो आप अलास्का में अंतिम स्थान पर रहना चाहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक जन्म के लिए वे औसतन $20,200 चार्ज करेंगे और सी सेक्शन के लिए जो कि $2,860 तक हो सकता है। जीसस लुइस। और याद रखें, ये सिर्फ बच्चे को जन्म देने के लिए है। $40 के स्किन टू स्किन चार्ज की उम्मीद कर सकती हैं। ठीक है, उस राशि के लिए कम से कम जो देखभाल प्रदान कर रहे हैं उसका मतलब होगा कि मात्र मृत्यु दर वास्तव में कम होगी, है ना? सही है। प्रति
1 लाख जीवित जन्मों पर लगभग 24 मौतों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के स्पष्ट रूप से सभी विकसित औद्योगिक देशों में सबसे खराब अनुपात है। ऐसा इसलिए क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसूति देखभाल प्रदाताओं की कमी है, जैसे कि दाई और प्रसूति विशेषज्ञ। जन्म की संख्या के सापेक्ष प्रति 1000 जीवित जन्मों पर केवल 12। कनाडा को छोड़कर लगभग हर दूसरे धनी औद्योगिक देश में यह संख्या 2 से 6 गुना अधिक है। बाप रे, जबकि ये बुरा लगता है। ये इतना बुरा हो सकता है। दक्षिण सूडान में मातृ मृत्यु दर पूरी दुनिया में सबसे खराब है। प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर आश्चर्यजनक रूप से 789 के साथ मां के लिए घातक रूप से समाप्त हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दक्षिण सूडान के 79 काउंटियों में से 67 में जर्जर संरचनाओं, पुराने उपकरणों और स्वास्थ्य सुविधाओं के बंद होने के कारण अपर्याप्त या बिल्कुल भी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं नहीं है। वर्तमान में 10.1 मिलियन से अधिक की आबादी वाले देश के एकमात्र रेफरल अस्पताल जुबा टीचिंग अस्पताल के प्रसूति क्लिनिक में 50 से कम बिस्तर हैं। अस्पताल मुफ्त में देखभाल प्रदान करता है, लेकिन बिजली कटौती अक्सर होती है। संसाधन, दवा और प्रशिक्षित चिकित्सा परिचारक दुर्लभ होते हैं। या शायद कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दक्षिण सूडान में लगभग 90% गर्भवती महिलाएं घर पर ही प्रसव करती हैं। जबकि दक्षिण सूडान की स्थिति ईर्ष्यापूर्ण नहीं है, नॉर्वे की सबसे निश्चित रूप से है। प्रति 1 लाख जीवित जन्मों में सिर्फ 2 की मौतों के साथ नॉर्वे दुनिया में सबसे कम मातृ मृत्यु दर में से एक है। और इस स्पष्ट उत्कृष्ट देखभाल के लिए उन्हें कितना भुगतान करना होगा? ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा मुफ्त होने के साथ साथ यहाँ नए माता पिता को वास्तव में बच्चे पैदा करने के लिए भुगतान किया जाता है। इसे बार्नेटविडग या बाल लाभ कहा जाता है, जिसके अधिकांश नए नॉर्वेजियन माता पिता हकदार हैं, चाहे उनके लिए बच्चा पैदा हुआ हो या गोद लिया गया हो। वे प्रति बच्चे 90,300 नॉर्वेजियन क्रोन की एक मुश्त राशि प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं, लगभग $9,200। ये एक नया बच्चा उन्हें कुछ खर्चों को कवर करने में मदद करता है, जिससे परिवार के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। लेकिन समर्थन वहीं पर नहीं रुकता, क्योंकि माता पिता बच्चे के 18 वर्ष के होने तक लगभग $140 के छोटे मासिक भुगतान प्राप्त करने के हकदार होते हैं। लेकिन ये नॉर्वे के लिए अद्वितीय नहीं है। फ्रांस, स्वीडन, स्पेन, इटली और अन्य सभी नए माता पिता को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान और मासिक भुगतान की पेशकश करते हैं, ताकि उनके देश की संबंधित जन्म दर कम ना हो। अरे बाप रे, किसी को पता है कि आप यूरोपीय नागरिकता के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं? हृदय शल्य चिकित्सा। हर साल ये अनुमान लगाया जाता है कि 1 मिलियन से अधिक लोग दिल की सर्जरी करवाते हैं, और यह आमतौर पर हृदय के वाल्व का इलाज करने के लिए होता है, जैसे हृदय रोग के कारण वाल्व का संकुचन या वाल्व में रिसाव जो रक्त को पीछे की ओर बहने देता है। ये काफी आवश्यक प्रक्रिया है, लेकिन इनके तत्व दुनिया भर में अलग अलग हो सकते हैं। अर्थात कीमत। रूस में शुरू करते हैं। जिस तरह से उनकी सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा काम करती है, कोई भी वाल्व सर्जरी पूर्व नियोजित या आपातकालीन रूसी नागरिकों के लिए निःशुल्क है। हालांकि रूस निजी तौर पर बीमाकृत चिकित्सा देखभाल या चिकित्सा पर्यटन के लिए खुला है, जहां पर्यटक इलाज कराने की आवश्यकता के साथ देश का दौरा भी कर सकते हैं। उपचार की कीमत जटिलता पर होती है। कुछ बाईपास सर्जरी की कीमत 3,40,000 रूबल तक पहुंच जाती है, $5,200 से थोड़ा अधिक। ब्रिटेन में रूस की तरह इस तरह की सर्जरी मुफ्त है, लेकिन इसकी कीमत अभी भी है। बहुत ही जटिल हृदय शल्य चिकित्सा करने के लिए आवश्यक सभी डॉक्टर्स और उपकरणों के लिए प्रति रोगी औसतन €22,900 का खर्च आता है, और $28,500 से थोड़ा अधिक। और इसमें से कोई भी भुगतान जेब से नहीं किया जाता। मात्र एक भुगतान धन है जो वो अपने करों में प्रदान करते हैं। जापान की सार्वजनिक निजी स्वास्थ्य देखभाल मिश्रण का मतलब है इस प्रकार की आपातकालीन हृदय शल्य चिकित्सा पर 7 मिलियन येन से अधिक का बिल गिराया जा सकता है, लगभग $54,000। लेकिन जापान द्वारा चलाई जाने वाली रोगी कवरेज योजनाओं की अलग अलग डिग्री के लिए धन्यवाद। अधिकांश 30% से अधिक का भुगतान नहीं करेंगे, और अधिक महंगी प्रक्रियाओं के लिए कोई व्यक्ति कितना भुगतान कर सकता है, इस पर कुछ सीमाएं हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह अस्पताल की यात्रा से दिवालिया नहीं हो जाते, जैसा कि यू को पता चला। ठीक है, अमेरिका में कैसा रहेगा? आपातकालीन हृदय शल्य चिकित्सा को अधिकांश बीमा पैकेजेस द्वारा कवर किया जाना चाहिए। हालांकि इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है कि आपका इलाज नेटवर्क से बाहर के डॉक्टर द्वारा किया जा सकता है। आपातकालीन कक्ष में अस्पताल ऐसे डॉक्टर्स को अनुबंधित कर सकते हैं जो आपकी बीमा कंपनी के लिए काम नहीं करते हैं। अगर ऐसा है और आपको ये पूछने का मौका नहीं मिलता कि क्या आप मेरे नेटवर्क में हैं, बीमा कंपनी आपसे पूरी राशि ले सकती है। उस स्थिति में आप एक ऐसे बिल के बैरल को घूर सकते हैं जो $2 लाख तक जोड़ता है। हे भगवान, मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है। जल्दी करो, कोई एम्बुलेंस बुलाओ भाई। एम्बुलेंस। अब यदि आप यूएस से बाहर रहते हैं तो आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि हाँ, अमेरिकियों को एम्बुलेंस के लिए भुगतान करना पड़ता है, जिसे वो बुलाते हैं। और अमेरिकियों आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि अधिकांश अन्य देशों में एम्बुलेंस सेवाएं कॉल करने के लिए लगभग हमेशा मुफ्त होती हैं। लेकिन मुफ्त का मतलब हमेशा बेहतर नहीं होता। यूके में एयर एम्बुलेंस कॉल आउट सहित अन्य सभी NHS एम्बुलेंस सेवाएं निःशुल्क हैं। हालांकि तत्काल के लिए वर्तमान प्रतीक्षा समय, लेकिन आपातकालीन या जीवन के लिए खतरा नहीं है। चोट लगभग 3.5 घंटे बैठती है। ये बढ़ी हुई मांग और अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की कमी ER कतारों में मूल्यवान
दौरान एम्बुलेंस सेवाओं को बांधने के लिए नीचे आता है, कभी कभी घंटों के लिए। हांगकांग में जिस समय मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वर्तमान में लॉकडाउन नियमों के तहत एम्बुलेंस भी मुफ्त है, लेकिन कथित तौर पर प्रतीक्षा समय 39 घंटे तक बढ़ गया है। फिर से राज्य द्वारा वित्त पोषित प्रणाली अपनी कगार पर पहुंच गई है, जिससे देखभाल की आवश्यकता वाले कई लोग इसे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत में जबकि अधिकांश निवासियों के लिए सार्वजनिक अस्पताल प्रणाली मुफ्त है, देश में 1.38 मिलियन लोगों के लिए केवल लगभग 26,000 एम्बुलेंस उपलब्ध हैं, यानी कि 53,000 लोगों के लिए एक एम्बुलेंस। जैसे निजी एम्बुलेंस चालक कानूनी रूप से $1,500 लगभग $20 एक यात्रा से पहले 10 किलोमीटर के लिए और $100 लगभग $1.2 उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए चार्ज कर सकते हैं। कनाडा में जो कैनेडियन मेडिकेयर नामक सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित प्रणाली पर निर्भर है, कुछ प्रांतों में एम्बुलेंस प्रभावी रूप से मुफ्त है, लेकिन अन्य में नहीं। उदाहरण के लिए क्यूबेक में एम्बुलेंस परिवहन की लागत $125 और अस्पताल तक यात्रा करने के लिए प्रति किलोमीटर $1.75 है। विदेशियों के लिए आधार शुल्क बढ़ाकर $400 हो जाता है। हालांकि इन लागतों को माफ किया जा सकता है यदि व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हो गया हो, संसाधनों के बीच ले जाया जा रहा हो या आय सुरक्षा लाभ प्राप्त किया हो। ओंटारियो में बिल $45 है, लेकिन अगर यात्रा को चिकित्सकीय रूप से अनावश्यक माना जाता है तो संसाधनों को बर्बाद करने के लिए रोगियों पर $240 तक का बिल गिराया जा सकता है भाई। जर्मनी में नागरिकों के लिए सार्वजनिक एम्बुलेंस निःशुल्क है, लेकिन अगर किसी विदेशी को एम्बुलेंस की जरूरत महसूस होती है तो उनसे आमतौर पर 10 यूरो से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। $12 से थोड़ा अधिक जर्मनी की विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए धन्यवाद, जो अधिकांश लागतों को अवशोषित करती है। संयुक्त अरब अमीरात में स्वास्थ्य सेवा मुफ्त नहीं है और बीमा अनिवार्य है। आपात स्थिति के मामले में नागरिकों से हर समय अपने स्वास्थ्य कार्ड को रखने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अकेले एम्बुलेंस की लागत 600 से 1200 दिरहम तक हो सकती है। ये लगभग $150 से $330 है। हालांकि राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के लिए कॉल की मात्रा पिछले 2 वर्षों में लगभग 3 गुना हो गई। केवल 60% कॉल अब एम्बुलेंस प्रेषण की गारंटी देते हैं और अमेरिका में एक ग्राउंड एम्बुलेंस के लिए लागत $1200 तक हो सकती है। एयर एम्बुलेंस के लिए $20,000, लेकिन बीमा इसे कवर करना चाहिए, है ना। खैर, हाल के अध्ययन में यह पता चला है कि रोगी के 72% एम्बुलेंस प्रदाता अपना बीमा नहीं देते हैं, क्योंकि प्रदाता स्वयं नेटवर्क में नहीं है। जब एम्बुलेंस इन नेटवर्क नहीं होती है तो वे जो कुछ भी फिट दिखते हैं वे चार्ज कर सकते हैं और बीमा हमेशा उन शुल्कों को पूरा भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होता है। यह एम्बुलेंस को कॉल करने वालों में से लगभग 79% को आश्चर्यजनक बिल के साथ $550 की औसत राशि के साथ छोड़ देता है। मुझे कुछ बताता है कि ऊपर को अपने ऐप में एम्बुलेंस की सवारी की पेशकश शुरू करने में बहुत समय नहीं लगेगा भाई। तकनीकी, जब कोई भी मशीन और रोबोटिक्स अच्छे बेड साइड तरीके और अच्छी तरह से प्रशिक्षित डॉक्टरों की भरपाई नहीं कर सकते हैं, जब चिकित्सा उपचार की बात आती है तो उन्नत तकनीक बहुत आगे बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए टोक्यो अस्पताल विश्वविद्यालय रोबोटिक्स के उपचार पर लगातार सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। न्यूरो सर्जरी जैसे पिन पॉइंट सटीक संचालन के लिए डिजाइन किए गए रोबोटिक सिस्टम के परीक्षण से लेकर अल्ट्रा रियलिस्टिक सजीव रोबोट का उपयोग करने के लिए जो दंत चिकित्सा के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए दर्द का जवाब देते हैं। उतरा थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन वे छात्रों को केवल दांतों के एक सेट के रूप में देखने के बजाय रोगी के साथ बातचीत करना सिखाते हैं। अमेरिका के मेयो क्लिनिक और यूके के कुछ NHS केंद्रों में प्रोटॉन बीम थेरेपी के साथ कैंसर के इलाज को अगले स्तर पर ले जाया जाता है। ये पूरे शरीर को हानिकारक कीमोथेरेपी की प्रभावों के अधीन करने के बजाय शरीर में ट्यूमर में विकिरण की एक तीव्र किरण को निर्देशित करता है। ये लोगों के एक छोटे उप समुच्चय के लिए विश्वसनीय रूप से प्रभावी है और एक बोनस के रूप में ये एक ऐसी तकनीक का उपयोग करता है जो लगता है कि इसे स्टार ट्रैक से बाहर कर दिया गया है। यूके में सर्जरी सिमुलेटर का परीक्षण किया जा रहा है ताकि जल्दी होने वाले सर्जनों में मांसपेशियों की स्मृति को प्रशिक्षित करने में मदद मिल सके। साथ ही जीवन रक्षक निर्णय लेने के कौशल के साथ साथ एक आभासी वातावरण में उनकी आवश्यकता होगी। मुझे उम्मीद है कि वे VR गेम सर्जन सिमुलेटर 2 के साथ उस कार्यक्रम को भ्रमित नहीं करेंगे। इस सभी प्रगति की तुलना में उत्तर कोरिया के अस्पताल टाइम कैप्सूल की तरह दिखते हैं। स्वास्थ्य सेवा में सरकार द्वारा किया गया अंतिम वास्तविक निवेश 1970 के दशक में था और ये वास्तव में दिखाता है अधिकांश उपकरण रूस और चीन उनके सहयोगियों द्वारा दान किए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से पुराने हैं। प्योंगयांग के अस्पताल में प्रसूति वार्ड इसे प्रदर्शित करते हैं। उनमें से कई अभी भी इनक्यूबेटर का उपयोग कर रहे हैं जो कि 20 साल से दिखते हैं। कोई प्रतीक्षा नहीं, मैं इसे वापस लेता हूँ। ये एक एटम V75 इनक्यूबेटर है 1975 से, इसलिए ये अस्पताल सचमुच 50 साल पुरानी मशीनों का उपयोग कर रहा है और ये उत्तर कोरिया की सबसे आधुनिक सुविधा है। भोजन, स्कूल के भोजन और जेल के राशन के बाद अस्पताल के भोजन को ग्रह पर सबसे खराब जीविका के रूप में सार्वभौमिक रूप से पटक दिया जाता है, लेकिन आपकी सेवा की गुणवत्ता और यहाँ तक की मूल बातें भी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भिन्न हो सकती हैं। चलिए हंगरी से शुरू करते हैं। यहाँ विडंबना, ऐसा लगता है कि यहाँ के मरीज वास्तव में भूखे रह रहे होंगे। यह है जाहिरा तौर पर नाश्ता, रोटी का टुकड़ा, एक हरा प्याज और एक दही डुबकी, जबकि प्याज और क्रीम रोल आप हंगरी में एक स्वादिष्टता है। ये भाग आकार मेरी राय में थोड़ा विरल लगता है। हालांकि अस्पताल के भोजन की एक और तस्वीर इस बात की पुष्टि करती है कि छोटे हिस्से के आकार हंगरी के अस्पतालों में नाश्ता कैसे करते हैं। वो 2 सॉसेज, ब्रेड का एक टुकड़ा और चाय का शाब्दिक जग है, लेकिन 1 सेकंड के लिए रुक जाइए, ये सॉसेज नहीं है, ये छोटे वर्धमान आकार के ब्रेड रोल हैं। तो ये ब्रेड और ब्रेड का नाश्ता है। शायद ये एक संकेत है कि वे चाहते हैं कि मरीज चले जाएं।
मैंने सोचा था कि इस तरह का नाश्ता एक ही बार में हो सकता है, लेकिन पता चला कि पोलैंड में भी ऐसी कहानी है। ब्रेड, मक्खन, आधा टमाटर, उबला हुआ अंडा और क्रीम आधारित डिप, जबकि आप इसे पौष्टिक रूप से संतुलित होने से इनकार नहीं कर सकते। मुझे देखकर भूख लग रही भाई। आइए एक पल के लिए पूर्व की ओर चलते हैं और ग्वांगडोंग चीन के एक विशिष्ट अस्पताल के नाश्ते को देखते हैं। हालांकि ये थोड़ा सूखा हो सकता है, ये स्वादिष्ट लगता है। पैनकेक्स, एक सुअर मांस की रोटी और सोया दूध। लेकिन ऐसा हर दिन नहीं होता है। उसी अस्पताल ने ये नाश्ता परोसा, एक केला, एक उबला हुआ अंडा, बेर की पेस्ट्री और सोया दूध। वे कहते हैं कि विविधता महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने नाश्ता नंबर 1 पर पसंद किया। ठीक है, चलो दोपहर के भोजन पर आ जाते हैं और जर्मनी से बेहतर कहाँ शुरू करना है। बहुत सारे अन्य स्थान ऐसा प्रतीत होता है। जाहिर है ये एक इटालवी आलू ऑमलेट है। जले हुए मटर, जले हुए अंडे और अजीब छोटे आलू के क्यूब्स के बारे में बिल्कुल निश्चित नहीं है कि इटालवी क्या है। ऐसा लगता है कि एक बार का हो सकता है। अधिकांश जर्मन अस्पताल के भोजन मांस, पनीर, सब्जियों और ब्रेड और फलों के स्टेपल पर निर्भर होते हैं। बहुत ही रंगीन है। ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को कलर मेमो मिल गया, लेकिन स्थिरता नहीं। रहस्य घूमता हरी प्यूरी मैश किए हुए आलू की तरह क्या दिखता है। और एक अपराध दृश्य, अजीब गुलाबी घन में स्पष्ट रूप से एक मूस की बनावट थी, इसलिए मुझे ये मानने में डर लगता है कि लाल चटनी की स्थिरता क्या हो सकती है। हालांकि मैं शर्त लगाता हूँ कि ये सुपर सॉफ्ट भोजन एक विशिष्ट आहार आवश्यकता के हिस्से के रूप में तैयार किया गया था, संभवतः बिना दांत वाले किसी व्यक्ति के लिए या स्वाद कलियों के लिए। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के नीचे जाते हैं तो ये ज्यादातर बेहतर नहीं होता है। 2019 में वापस दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के फ्लिंडर्स मेडिकल सेंटर को भोजन के बारे में 600 से अधिक शिकायतें मिली और आप देख सकते हैं कि क्यों। पूरे भोजन से लेकर एक चिकन स्लाइस तक, एक विचित्र रूप से नरम प्लेट तक। अस्पताल निश्चित रूप से मेरी राय में उन सभी शिकायतों का हकदार था। हालांकि विक्टोरिया में बॉर्डर के ऊपर मालवर्न काबर्नी अस्पताल स्वादिष्ट भोजन परोस रहा है। विविधता है, रंग है और प्रसूति पर विश्वास करना कठिन है। रुक जाइए, ये अंतर इतना बड़ा क्यों है? खैर, ऑस्ट्रेलिया सभी नागरिकों को मेडिकेयर प्रदान करता है, लेकिन बीमा संचालकों के माध्यम से निजी स्वास्थ्य सेवा का भी समर्थन करता है। फ्लिंडर्स एक सार्वजनिक अस्पताल है, जबकि काबर्नी निजी है, इसलिए इनके मानकों में वृद्धि हुई है। हालांकि और भी बुरा हो सकता है। ये रूस हो सकता है। क्या वो पास्ता नूडल्स रहस्य मांस के साथ है? कोई सॉस नहीं, पनीर नहीं, कुछ भी तो नहीं। इसे देखकर ही मेरा मुंह सूख जाता है। एक अपेक्षाकृत मानक रूसी मेन्यू ऊर्जा पर जोर देता है, इसलिए दलिया, आलू और पनीर जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ आम है। स्वादिष्ट वेज। लेकिन सभी चाय के लिए मैंने अभी रूस पर फेंक दिया है। यहाँ तक कि उनकी सबसे बुरी तुलना अमेरिका के टॉम फूलरी से भी नहीं की जा सकती। ये दयनीय थाली स्पष्ट रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में एक गर्वित नई माँ को परोसी गई थी। ब्रोकली के 3 तने, एक आलू और क्या वो लकड़ी का कोयला है? नहीं, ये एक स्टेक है, बहुत अच्छी तरह से किया गया। ठीक है, अगर ये निगलने में कठिन लग रहा है तो अब दूर रख दें। जाहिर है इस रोगी के दांत नहीं थे और इसलिए नरम भोजन की जरूरत थी जिसे वो आसानी से चबा सकें। जबकि मैं उस प्रयास की सराहना कर सकता हूं जो सेब को छीलने में चला गया। क्या उन्हें वास्तव में स्पष्ट रूप से बिना पका हुआ सूपी भावपूर्ण मांस छर्रों की सेवा करनी थी? ऐसा लगता है कि मैं अपनी दादी के बजाय अपने खरगोश को कुछ खिलाऊंगा भाई। कम से कम हिस्से थे। इस गरीब मरीज के अल्प भोजन के विपरीत बेवर्ली हिल्स में एक अनाम अस्पताल से क्या किसी ने वास्तव में उन 2 उदास दिखने वाले सॉसेस को गार्निश जोड़कर फैंसी बनाने की कोशिश की? ठीक है, ये बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं है। अमेरिका में स्वास्थ्य सेवा के अन्य सभी पहलुओं की तरह भोजन का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है, जबकि अधिकांश भोजन को पोषण संबंधी दिशा निर्देशों के एक कड़े सेट को पूरा करने की आवश्यकता होती है। कोनों को काटा जा सकता है, जिससे बहुत सारे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और सस्ते कार्बोहाइड्रेट रोगियों के मुनाफे को संरक्षित करने के लिए परोसे जाते हैं। न्यूयॉर्क की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट नहीं है, जहां रोगी की प्लेटों पर भोजन स्पष्ट रूप से चूर्णित किया जाता है। आपको शायद ये ना लगे कि इतना बुरा लग रहा है, लेकिन वे मटर वास्तव में शुद्ध ब्रोकली हैं। हालांकि जापान में वापस अगर वे कोशिश करते हैं तो उनके अस्पताल के मेन्यू स्वादिष्ट नहीं दिख सकते। अस्पतालों के निजी सार्वजनिक धन का संयोजन पंजीकृत आहार विशेषज्ञों को रोगियों की स्थिति के आधार पर मेन्यू तैयार करने की अनुमति देता है। प्रसूति वार्ड में रहने वालों को विभिन्न प्रकार के पौष्टिक खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं, जो कई सब्जियों, फलों और स्वच्छ प्रोटीन से भरे होते हैं। लगभग हर भोजन के साथ पारंपरिक रूप से चावल परोसा जाता है। अन्य रोगियों को चावल पर निर्भर समान प्रसार प्राप्त होता है, लेकिन मछली, समुद्री भोजन, बहुत सारी सब्जियां, सूप और चाय के पूरक होते हैं। यार, अगर मैं यहाँ अस्पताल में भर्ती होता तो मैं शायद तब से स्वस्थ होता जब मैं अंदर जाता था। आपको क्या लगता है कि इस देश में सबसे अच्छे अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा है? और भगवान न करे अगर आप बीमार हो गए तो आप किस अस्पताल में भर्ती होना चाहेंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।